चलिए मैं आज आपको कुछ कैलकुलेशन के बेसिक्स सिखाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको वो बेसिक्स आते हैं तो शायद आपको कैलकुलेशन में जो समय लगता है कंपैरेटिवली 10%, अगर आपको 1 मिनट का समय लगता है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो समय लगेगा वो 6 से 7 सेकंड का लगेगा। हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जो डिजिट्स होती है, जो नंबर्स होते हैं वो 1 to 9 होते हैं, 1 से 9 तक। तो देखिए ज़रा इससे क्या कंक्लूजन निकलता है और हम किस तरह से कैलकुलेशन को फास्ट कर पाएंगे। जैसे 1 है, वन है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8 और 9। 9 के बाद कोई नंबर नहीं होता, इन्हीं का रिपीटेशन होता है। जैसे हम 10 की बात करते हैं तो 10 में 1 और 0 है। 1 और 0 को जब हम ऐड करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है वो 1 आती है, यानी वो 10 नहीं है, वो 1 का ही रिपीटेशन है। सेम एज अगर हम 11 की बात करते हैं तो 11 में भी 1 और 1 को जब हम ऐड करते हैं तो वो 2 है। सेम एज अगर हम 12 की बात करते हैं तो 1 और 2 को जब हम ऐड करते हैं तो वो 3 है। तो ये 2 का रिपीटेशन है और ये 3 का रिपीटेशन है। इसी तरह से अगर हम 18 की बात करते हैं तो 18 जो है वो 9 का रिपीटेशन है। 18 के बाद में अगर हम 19 की बात करते हैं तो 19 को भी जब हम 1 और 9 को ऐड करते हैं तो वो 10 होता है और 10 का मतलब फिर से 1 होता है, यानी लौट कर फिर से 1 आ गया। तो जो कुछ है वो 9 तक है, यानी 9 के बाद कुछ नहीं होता। अगर हमें कोई भी नंबर इस तरह का बताया जा रहा है 4, 7, 9, 7, 2, 6, तो मेरी समझ से इस तरह का कोई नंबर नहीं होता। ये इन्हीं में से किसी का विकसित रूप है, इन्हीं में से किसी का रिपीटेशन है। बेसिकली इसमें जो नंबर्स होते हैं वो 9 तक होते हैं, 9 तक होते हैं। तो अगर हम इसी को देखते हैं जैसे इस तरह का 4, 2, 7, 3, 9, तो देखिए इसमें 9 और 3 12, 12 एंड 7 19, 19 एंड 2 21, 21 और 4 25। 25 को फिर से अगर हम डिजिटल सम करते हैं तो कितना आता है 7, यानी ये 7 है जिसको हम 42,739 कह रहे हैं, बेसिकली वो 7 है। अब जब हमें ये पता लग रहा है कि ये 7 है तो कैलकुलेशन इसके अकॉर्डिंग करने की जरूरत नहीं है आपको, फिर आपको सारी कैलकुलेशंस जो है वो 7 के अकॉर्डिंग करने की जरूरत है। अब इसमें सोचने की बात यह है कि 9 के बाद जब रिपीटेशन हो रहा है तो रिपीटेशन हमेशा परफेक्शन के बाद होता है, और परफेक्शन की अगर बात करते हैं तो 0 के अलावा तो कुछ परफेक्ट ही नहीं है। 0 से ऊपर जितने भी होते हैं वो सब पॉजिटिव होते हैं और 0 से नीचे होते हैं वो सब नेगेटिव होते हैं, यानी परफेक्ट है तो वो 0 है। और 9 के बाद रिपीटेशन हो रहा है यानी 9 भी परफेक्ट है। तो या तो 0 और 9 की वैल्यू सेम है। अच्छा एक बार देख लेते हैं इसका कंपैरिजन करके। जैसे 9 में हमने 4 ऐड किया तो 9 एंड 4 होता है 13, और 13 का डिजिटल सम फिर से करते हैं तो कितना होता है 4, यानी 9 में 4 ऐड किया और लौटकर फिर से 4 आ गया, यानी 9 क्या हुआ 0। 9 में अगर हम 7 ऐड करते हैं तो कितना होता है 16। 16 का मतलब 16 को फिर से ऐड करते हैं तो कितना होता है 7। तो हमें समझ में आ गया कि 9 की वैल्यू क्या होती है 0। यानी अब आपको कोई भी कैलकुलेशन मिले, आपको जोड़ना हो, घटाना हो, मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो, तो बड़ी आसानी से की जा सकती है। जैसे आपको इस तरह का कोई भी सम करने के लिए, कोई भी क्वेश्चन जोड़ने के लिए आता है, जैसे 4, 7, 9, 2 प्लस 8, 1, 6, 5 प्लस 7, 2, 3, 6।
तो अब तक हमारे जो जोड़ने का तरीका है वो क्या है, बचपन से अब तक जो डेवलप हुआ है, हम लोग क्या करते हैं, इसमें इनको एक दूसरे के नीचे लिखते हैं, फिर इनको जोड़ते हैं, तब जाकर हमें कोई आंसर मिलता है। लेकिन आज के बाद आपको क्या करना है, आज के बाद आपको यह करना है कि जो पहली संख्या आपको दिखाई दे रही है वो क्या है, 4792। इसमें 9 की वैल्यू 0, 2 और 7 मिलकर 0, यानी ये क्या है, 4 है। सेम एज सेकंड वाले को देखते हैं तो 1 और 8 0, 6 5 को अगर हम ऐड करते हैं तो 11 होता है, 11 यानी 2 होता है। ऐसे ही 7 and 2 0, 3 and 6 0, यानी ये 0 होता है। तो इन तीनों का जो सम होगा वो क्या होगा, 6। मैं गारंटी दे सकता हूं आपको कि इसका जो आंसर होगा, इसका जो सम होगा, उसका जो डिजिटल सम होगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो 6 होगी, तभी आपने सही जोड़ा है, अदरवाइज आपका आंसर गलत है। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 20,193। अब 20,193 का डिजिटल सम करिए, 9 को हटा देते हैं, 314426, यानी हमारा आंसर कैसा है, बिल्कुल सही है। लेकिन अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी देर में तो हम कर ही लेते, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन आप सोचकर देखिए कि अगर इस तरह से मल्टीप्लाई हो गया तो मैं समझता हूं लॉटरी लग जाएगी। देखिए मल्टीप्लाई कैसे करना है इसका, चलिए इसको साफ कर लेते हैं। जैसे आपको मल्टीप्लाई करना है 9 2 5 3, और इसमें मल्टीप्लाई करना है आपको 5 4 2 का। अब इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करना, मैं समझता हूं कि एग्जाम पीरियड में अगर हमें ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो मैं 100% लोगों की बात कर रहा हूं जो एग्जाम में बैठते हैं, उन सबकी, सबको कम से कम 10 सेकंड ये सोचने में लगते हैं इसी को करें कि अगले को। हिम्मत नहीं जुटा पाते हम इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने की। आज के बाद आपको क्या करना है, ऊपर वाली संख्या को देखिए आप, 9 का मतलब 0 होता है, 2 5 7 7 3 10 10 यानी 1, यानी जिसको हम 9253 कह रहे थे, 9253 कह रहे थे, वो 1 है। सेम एज सेकंड वाले को देखते हैं तो 5 4 को खत्म किया हमने, वो क्या है 2, और 2 और 1 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2, यानी इसका जो आंसर होगा उसका डिजिटल सम भी 2 ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो क्या आंसर आ रहा है आपका, 50,15,126। चलिए देखते हैं इसको। तो ये 2169 हो गया, 551 11 11 यानी 2, यानी हम कह सकते हैं ये आंसर बिल्कुल ठीक है। अब देखिए आपको जैसे यहीं पर स्क्वायर या क्यूब्स वगैरह निकालने के लिए क्वेश्चन मिलता है तो वहां पर भी हम लोग अटक जाते हैं, वहां पर भी हमें सोचने में भी टाइम लगता है, ऐसा लगता है कि इसको करें नहीं करें। जैसे आपसे पूछ लिया गया 257, इसका क्यूब बताइए। अब इसका क्यूब करना अपने आप में बड़ा काम है, बहुत बड़ा टास्क कहिए आप इसको। लेकिन अगर आपको नॉलेज है तो आपने क्या किया, 2 और 7 को खत्म किया, 9 0 हो गया, और केवल 5 का क्यूब किया, और 5 का क्यूब हम सबको पता है 125। 125 का डिजिटल सम होता है 8। आई एम 100% श्योर कि इसका डिजिटल सम 8 ही होगा, कम ज़्यादा नहीं हो सकता। तो आपने किया है क्या, 1,69,74,00,000। आप एक एक करके बोल दीजिए। 1,69,74,00,000। ओके ओके 74,000 ओके 593। ओके। तो इसमें 9 का मतलब 0 हुआ, 5 4 0 हो गया, और 3 6 भी 0 हो गया, ये 9 0 हो गया, 7 and 1 क्या होता है 8। बहुत सारी कैलकुलेशन की जा सकती है। अब जैसे हम लोग अगर अर्थमेटिक की बात करें तो सबसे ज्यादा जो कैलकुलेशन होती है वो 2 जगह होती है, एक होती है सिंप्लीफिकेशन में और एक होती है कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो मैं समझता हूं सिंप्लीफिकेशन के और कंपाउंड इंटरेस्ट के किसी भी क्वेश्चन को बड़ी आसानी से किया जा सकता है।
जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। चलिए पहले एक सिंपलीफिकेशन का ही देख लेते हैं। 9278 का 35% मल्टीप्लाई बाई 34 प्लस 81 एंड ब्रैकेट में 92 प्लस 7/23 मल्टीप्लाई बाई 999। इस तरह का क्वेश्चन आपको मिला तो भगवान से प्रार्थना करनी पड़ती है कि कोई उपाय बताइए। कुछ नहीं करना है आपको। देखिए हमें 999 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी वैल्यू 0, और 0 का जब भी हम किसी में भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 होता है। तो यहां तक की सारी कैलकुलेशन क्या हो गई? 0। अब आपके पास जो बचा है वो क्या है? देखिए जरा उसको। ये 7 है, 35 का मतलब 8, 3 और 5, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। ये क्या है? 8। 8 में 8 का मल्टीप्लाई करना है आपको, कितना होता है? 64, और 64 का मतलब 1 होता है, और 1 में मल्टीप्लाई करना है आपको 7 का, देन आपका आंसर क्या आएगा? 7। तो काफी आसानी से हो सकता है। सेम एज अगर हम यहीं पर सीआई का क्वेश्चन देखते हैं तो एक बहुत आसान सा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि हमें सीआई नहीं पढ़ना, हम कैलकुलेशन को देख रहे हैं। जैसे इस तरह का क्वेश्चन मिल गया हमें, 10,000 रुपए पर 10% की वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं वो किस तरह से करते हैं? 10,000 रुपए पर पहले वर्ष में जो ब्याज मिलेगा वो 1,000 रुपए मिलेगा, और दूसरे वर्ष में 10,000 रुपए पर 1,000 रुपए मिलेगा, और 1,000 रुपए जो पिछले वर्ष का ब्याज है उस पर हमें 100 रुपए मिलेगा। तीसरे वर्ष की बात करें तो 10,000 पर 1,000 मिलेगा, इन 2,000 पर हमें 200 रुपए ब्याज मिलेगा, और 100 रुपए पर हमें 10 रुपए ब्याज मिलेगा। और चौथे यानी अंतिम वर्ष की हम बात करें तो 10,000 रुपए पर 1,000 रुपए मिलेगा, पिछले वाले 3,000 पर 300 रुपए ब्याज मिलेगा, और इन 300 रुपए पर 30 रुपए ब्याज मिलेगा, और इस 10 रुपए पर 1 रुपया ब्याज मिलेगा। यानी टोटल जो ब्याज होता है वो ये 4,000 होता है, ये 600 होता है, और ये 40 होता है, और ये 1 होता है, यानी 4,641, और 10,000 रुपए हमारा प्रिंसिपल था। यानी हमें टोटल जो लेन देन करना होगा वो 14,641 रुपए का। एक सामान्य आदमी जिसको मैथमेटिक्स की समझ नहीं है वो इसी तरह से कैलकुलेशन करता है, लेकिन आप लोग मैथमेटिशियन है इसलिए आपकी कैलकुलेशन का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आपको ये पता नहीं होता कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, बस करते चले जाते हैं। फॉर्मूला कहां से बना, क्यों हम इस तरह से कर रहे हैं वो समझ नहीं है, बस टीचर ने बता दिया है और उसी को फॉलो कर रहे हैं। हम पूरा ताजमहल बनाते हैं साहब। क्या करते हैं? हम पूरा एक फॉर्मूला लेते हैं, A इज इक्वल टू P, फिर अंदर 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N या T, जो भी कहना चाहें, टाइम। तो A यानी अमाउंट हमें निकालना है, प्रिंसिपल हमें दिया गया है 10,000, 1 प्लस R हमारा 10% है, अपॉन 100 पर पावर 4 ईयर्स के लिए। ये 0 हमने खत्म किया। A इज इक्वल टू 10,000, इधर ये 11 अपॉन 10 हो गया, और इस पर पावर 4। और आगे चलते हैं, A इज इक्वल टू 10,000 मल्टीप्लाई बाई 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। ये 4 जीरो से ऊपर वाले 4 जीरो खत्म। बड़ी राहत मिली हमें।
लेकिन फिर एक नया क्वेश्चन खड़ा हो गया। 11 का मल्टीप्लाई 4 बार करना भी अपने आप में बड़ा काम है, वो छोटा काम नहीं है। तो आपको ये सब नहीं करना है, आपको कैलकुलेशन किस तरह से करनी है वो देखिए। फॉर्मूला आप ऐसे ही लिखिए और बड़ी आसानी से सेकंड्स में ये क्वेश्चन किया जा सकता है, क्योंकि अब आपको सब कुछ समझ में आ गया है कि जो कुछ होता है वो 9 तक ही होता है, 9 के अलावा आगे कुछ होता ही नहीं है। तो ए हमें डिफाइन करना है, अमाउंट हमें निकालना है, पी यानी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमारा 10,000, 10,000 यानी 1, 10,000 तो होता ही नहीं है, 10,000 की वैल्यू क्या हुई 1, इधर में भी 1 प्लस आर कितना है 10%, 10% का मतलब 1, 100 का भी मतलब 1 और ऊपर 4, ये 1 से 1 को खत्म किया कितना 1 एंड 1 1 2 हुआ, तो a इज इक्वल टू 1, 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, आप कर लीजिए या मत करिए उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये होता है 2 और 2 पर पावर 4, यानी 2 पर पावर 4 की बात अगर हम करते हैं तो कितना होता है 16, 16 मतलब 7, और हमारा जो आंसर आ रहा था आई थिंक आपको याद होगा, अभी एक 20 सेकंड पहले हम देख रहे थे 14,641, इसका जो डिजिटल सम होता है वो क्या होता है 4419, तो 1 और 6 का जो डिजिटल सम होगा वो होगा 7। यानी इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। और हम जितने भी एग्जाम देते हैं उनमें ऑलमोस्ट एग्जाम्स में हमें ऑप्शंस मिलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना होता, सिर्फ चेक करना होता है कि इसका आंसर क्या है, वो सॉल्व किया हुआ है पहले से। तो जहां हमें आंसर मैच करना है उसके लिए यह तरीका बेस्ट है। 100% नहीं तो मान लेते हैं अगर 50% क्वेश्चंस में भी अगर हमने अप्लाई किया और हमारे 5 मिनट की भी बचत होती है, तो 5 मिनट फेल और पास होने के लिए बहुत बड़ी वैल्यू रखते हैं। चलिए, थैंक यू।